मैं आशुतोष राणा आप सभी श्रोताओं दर्शकों को प्रणाम करता हूं। जीवन की इस अनवरत यात्रा में एक क्षण ऐसा आता है जब मनुष्य ठहरकर अपने भीतर झांकता है। वो सोचता है कि समय बीता कितना है और स्वयं में परिवर्तन कितना आया है। जैसे ही वर्ष अपना अंतिम पृष्ठ पलटता है, वैसे ही मनुष्य भी अपनी आदतों, अपनी दिनचर्याओं और अपने स्वास्थ्य के निर्णयों की समीक्षा करने लगता है। हम सभी आने वाले वर्ष में अधिक स्वस्थ, अधिक जागरूक, अधिक संतुलित होने का संकल्प लेते हैं। परंतु संकल्प तभी सार्थक होता है जब प्रकृति की लय के साथ उनका तालमेल बैठ जाता है। क्योंकि स्वास्थ्य का आधार केवल इच्छा नहीं, ऋतु का सम्मान भी होता है। भारतीय परंपरा में ऋतु चक्र को जीवन का आधार माना गया है। इसे समझने के लिए एक पुरानी कथा है, एक ऐसी कथा जो मनुष्य और प्रकृति के संबंध को अत्यंत सरलता से उजागर करती है। प्राचीन काल में एक विद्वान राजा था जो वर्ष के हर मौसम को समान समझकर एक जैसी दिनचर्या अपनाता था। एक जैसा भोजन, एक जैसा जीवन क्रम, एक जैसा व्यवहार, वो उसे अनुशासन मानता था। एक दिन उसके राज्य में एक वृद्ध वैद्य आया। राजा ने गर्व से कहा कि मैं हर ऋतु में एक सा रहता हूं, इसलिए मेरा स्वास्थ्य स्थिर है। वैद्य ने मुस्कुराकर कहा, राजन, समस्या ये नहीं है कि आप अनुशासित हैं, समस्या ये है कि आप परिवर्तन को अनुशासन का विरोधी मान बैठे हैं। प्रकृति हर क्षण बदलती है और जो उसके साथ नहीं बदलता वो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को खो देता है। इसलिए आपको अनुशासन और परिवर्तन का संबंध समझना आवश्यक है। वैद्य जी बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे। राजा उनकी बात को टाल नहीं सकता था, लेकिन जब तक कोई ठोस उदाहरण सामने ना आए तब तक पुरानी आदतें कैसे छूटे। वैद्य इस बात को समझ गए और वो राजा को लेकर वन की ओर चल पड़े। शीत ऋतु थी, पेड़ों पर शांति पसरी थी, लेकिन हर शाखा के भीतर जीवन गहन रूप से सक्रिय था। वैद्य ने कहा, राजन, इस वृक्ष को देखिए। बाहर से स्थिर दिखाई देता है, पर भीतर ये अपने अगले वर्ष की तैयारी कर रहा है, अपनी जड़ों को पोषित कर रहा है, ऊर्जा एकत्रित कर रहा है। ये ऋतु इसका निर्माण काल है। फिर उन्होंने नदी की ओर संकेत किया। ये नदी अभी शांत प्रतीत होती है राजन, पर इसका जल गाढ़ा है। ये अपनी शक्ति सहेज रही है। प्रकृति में कोई भी जीव ऋतु को अनदेखा नहीं करता। केवल मनुष्य ही ऐसा है जो ऋतु की उपेक्षा को अनुशासन समझ लेता है। राजा के भीतर जैसे कोई आवरण टूट गया। उसने धीरे से कहा, वैद्यराज, आज समझ में आया कि प्रज्ञा प्रकृति में है और भूल मुझ में। ये कथा हमें बताती है कि स्वास्थ्य किसी दवा, किसी नुस्खे या किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है। ये प्रकृति के साथ चलने वाली एक बुद्धिमत्ता का नाम है और इसी बुद्धिमत्ता का सर्वोच्च समय शीत ऋतु है। आयुर्वेद कहता है कि ये निर्माण काल है, जब शरीर बिना बाधा के पौष्टिक आहार को ग्रहण करता है, अग्नि प्रबल होती है और प्रतिरोधक क्षमता अपने चरम पर पहुंच सकती है। ये वही समय है जब मनुष्य खुलकर खा सकता है, अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकता है और आने वाले वर्ष की सेहत की नींव रख सकता है। जो इस ऋतु को गंभीरता से लेते हैं वो जीवन भर रोगों से दूर रहते हैं। जो इसे अनदेखा कर देते हैं वो पूरे वर्ष स्वास्थ्य की चुनौतियों से जूझते रहते हैं। इन गहन बातों को आधुनिक दृष्टि, सहज भाषा और वैज्ञानिक तर्कों के साथ समझाने वाले हमारे आज के अतिथि वैद्य राजेश कपूर जी हैं। हिमाचल प्रदेश की पावन वादियों में प्रकृति और मानव शरीर के संबंध को प्रत्यक्ष अनुभूति की तरह जीते हैं। उनका मानना है कि आज का मनुष्य प्रदूषण, मिलावट और अनियमित जीवन शैली के बीच जी रहा है। ऐसे समय में आयुर्वेद केवल इलाज नहीं है, ये जीवन जीने की सही पद्धति है। वे कहते हैं कि स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं है, ये यात्रा है जो सतत चलती रहती है। ये यात्रा तब सफल होती है जब मनुष्य अपने भोजन, अपनी दिनचर्या, अपनी ऋतु संवेदनशीलता को समझ लेता है। वे बताते हैं कि शीत ऋतु प्रकृति का वो उपहार है जो हमें असाधारण शक्ति प्रदान करता है, यदि हम इसे सही ढंग से अपना लें।
आज की बातचीत में हम उनसे जानेंगे नए वर्ष की शुरुआत शरीर और प्रकृति के तालमेल के साथ कैसे की जाए, अपने स्वास्थ्य संकल्पों को स्थायी आदतों से कैसे बदला जाए और प्रदूषण से भरे इस आधुनिक वातावरण में आयुर्वेद हमें क्या नया मार्ग दिखाता है। इस स्वास्थ्यवर्धक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेरे प्रिय अनुज डॉक्टर प्रवीण तिवारी। वैद्य राजेश कपूर जी, मैं आशुतोष राणा पंचतंत्र वन के इस मंच पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस मंच को दिया। प्रणाम। तो मैं आशुतोष राणा जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे कहां से कैसे चुन लिया, पता नहीं मेरे कौन से ऐसे ग्रह थे, और मैं उनके बारे में बहुत मेरा ऊंचा मत है। ऊंचा मत का कारण है वो वास्तव में विद्वान हैं, गहराई से अध्ययन करते हैं। जैसे हीरो हीरोइन मंच पे स्क्रीन पे आ जाते हैं भाग्य के कारण, पर उनकी विद्वत्ता वो तो कई विचारों के पास होती नहीं है। ये एकदम अलग अपवाद हैं। एक तो राष्ट्रवादी हैं, संस्कृति के लिए समर्पित हैं, अध्ययन खूब गहरा है। तो इनके साथ कुछ करने में जो सुख और आनंद है वो मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता हूँ, पर इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है। कैंसर होता है जीएम से। रिसर्च पेपर ये बोलता है जब आपने जीएम एक बार खा लिया तो जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके पेट में फैक्ट्री चलती रहेगी जहरीला प्रोटीन बना। कि मुझे जीएम और नॉन जीएम की पहचान इस साल में करनी है। जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ों से मुझे बचना है। मुझे लगता है भारत का विनाश इतना किसी ने नहीं किया जितना वैज्ञानिक कर रहे हैं। जो कुछ पैकेट में पैक हो गया, पहली बात तो प्रिजर्वेटिव के बिना यानी जहर के बिना आप पैक कर ही नहीं सकते। कि सूखा है चाहे गीला है चाहे आपका टूथपेस्ट है, जब तक आप उसमें कीटनाशक नहीं डालेंगे आप पैक कैसे करेंगे? वो गंगा जल थोड़ी ही कि सड़ेगा नहीं, वो सड़ जाएगा। मैंने आपसे कहा कि सर्दियाँ तो वरदान हैं। क्यों है वरदान? पूरे साल की ताकत प्राप्त करने के लिए सर्दियों में तो आहार लिया जाता है जो आप लेते ही नहीं है। आप याद करिए, हमारे कहा गया है गृहस्थों को शीतकाल में जो मैं आगे आहार बताऊंगा ये लेना चाहिए, बूढ़े नहीं होंगे। गाय का नहीं मिला देसी गाय का तो भैंस का घी ले लो। ये बड़ी बड़ी कंपनियों का घी, ये किसी बाबा दादा का घी, सब नकली हैं, सब बेकार है। सीधे ग्वाले से जाकर भैंस का घी ले आओ। और बोन मैरो जब मजबूत होती है तो चेहरे के ऊपर ग्लो आता है, आपका बुढ़ापा दूर जाता है, उसी से आपके स्पर्म काउंट बढ़ते हैं। वो बोन मैरो का कमाल है। तो आप उसको भी उसमें डाल सकते हैं। मुझे पता है मेरा जीवन अभी 15 साल शेष है कुंडली के हिसाब से, मैं मानता हूँ कि ये सच ही होगा। तो अब वो बाकी के साल तब तो जो है 25 साल शेष थे मेरे। अब कैसे प्रभु चलेगा? पकड़ कर चलूँगा तो ये जीवन तो मुझे नहीं चाहिए। एक तो नव वर्ष है, नव वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत और नया साल जो बहुत होगा बधाई सबको। जब अभी मैं बात कर रहा था वैद्य जी से तो ज्योतिष की बात हो रही थी कि ज़्यादातर प्रेडिक्शंस जो होती हैं वो ज्योतिषाचार्य करते हैं, वो उनका विषय है नहीं। लेकिन विषय जो है वो है आपका स्वास्थ्य, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ज़्यादातर लोगों के रेजोल्यूशंस, संकल्प नव वर्ष में जो होते हैं वो होते हैं कि हम अब फिट हो जाएंगे, इस बार से अपना वजन कम करेंगे, शुगर बीपी को दूर कर देंगे। तो ये तो आपका पूरा विषय है, पूरा साल आपका विषय है। सबसे पहले मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर सबसे पहले एक व्यक्ति को सोचना चाहिए जब वो अपने आप को रिवाइज कर रहा हो, पुनर्जीवित करना चाह रहा हो। इस बार वर्षा के कारण तबाही तो बहुत हुई, दो विश्व युद्ध चल रहे हैं, उसके कारण गर्मी बढ़ गई और ज़्यादा ऊपर पानी उठ गया, ऊपर भाप उठी, उससे तबाही तो बहुत हुई। पर दिल्ली वाले लोगों के लिए और ऐसे ऐसे नगरों के लिए तो वरदान हो गया। इस बार मुझे लगता है इतना पॉल्यूशन तो होगा ही नहीं, काफ़ी मौसम साफ रहेगा। अभी भी हम देखते हैं ऊपर आकाश की ओर, आकाश साफ नजर आ रहा है, तो आशा इस बार अच्छा रहेगा। तो सर्दियों का मौसम, ठंड तो होती है मगर ये हमारे लिए पूरे वर्ष के लिए एक वरदान होता है। और इस वरदान से हम वंचित हो जाते हैं क्योंकि हमने अपने आप को आधुनिक मान लिया है। और आधुनिकता का मतलब क्या होता है? वो सब खाना जो नहीं खाना चाहिए, पिज़्ज़ा बर्गर ये वो सब, जो फाइबर के बिना भोजन है। और एक बात समझ लीजिए, जो कुछ पैकेट में पैक हो गया, पहली बात तो प्रिजर्वेटिव के बिना यानी जहर के बिना आप पैक कर ही नहीं सकते। कि सूखा है चाहे गीला है चाहे आपका टूथपेस्ट है, जब तक आप उसमें कीटनाशक नहीं डालेंगे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड नहीं डालेंगे, आप पैक कैसे करेंगे? वो गंगा जल थोड़ी ही कि सड़ेगा नहीं, वो सड़ जाएगा। तो जितना कुछ भी पैक है वो आपको सुविधाजनक तो है, पर आपकी आयु को समाप्त करने वाला भी है।
आप देख नहीं रहे हैं क्या? ज़रा ध्यान से देखिए ना। समाज में जितने लोग हैं उनको लग रहा है हम बहुत आधुनिक हैं, ज़रा थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या आपने कोई देश ऐसा सुना है जहाँ पे लोग इसलिए मर जाते हैं कि मोटे हो गए? यानी ये एक महामारी बन गया। आपके सामने अमेरिका है, यूरोप के कई देश हैं, इसलिए मर जाते हैं कि मोटे हो गए, ओबेसिटी से मर रहे हैं। क्या हुआ है? जो पैक्ड फूड है इसके अंदर जो केमिकल पड़े हुए हैं, उसके कारण आपका हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया। इसलिए आप बेमतलब ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हो गए हैं। आपका डीएनए जेनेटिक कोड इतना मोटा होने के लिए तो है नहीं, हज़ारों लाखों साल में तो है नहीं, ना यूरोप में, ना भारत में। सामान्य हैं, स्वस्थ हैं, दीर्घायु है, सब है। तो आपको समझना चाहिए कि आपके खान-पान में कोई वो बहुत भयंकर गलती कर रहे हैं आप। और वो क्या है? वो पैकेट में बंद भोजन ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, फ्रूट जूस ले रहे हैं, वो फ्रूटी-शराटी जो कुछ भी ले रहे हैं, सब प्रिज़र्वेटिव केमिकल ले रहे हैं आप। तो आपकी हालत तो ख़राब होनी ही है। मैंने आपसे कहा कि सर्दियाँ तो वरदान हैं। क्यों है वरदान? पूरे साल की ताकत प्राप्त करने के लिए सर्दियों में तो आहार लिया जाता है, जो आप लेते ही नहीं हैं। आप याद करिए, हमारे कहा गया है गृहस्थों को शीतकाल में जो मैं आगे आहार बताऊँगा ये लेना चाहिए, बूढ़े नहीं होंगे। आप बताइए हमारे बूढ़े होते कहाँ थे बूढ़े? अभी भी कुछ लोग हैं जो 70, 80, 90 साल में खेत में काम कर लेते हैं, ऐसे थोड़े से बचे हुए हैं। आपके आधुनिक लोगों में कौन है जो हाँ, 60 तक चल जाए बहुत बड़ी बात है, 70 चल तक जाए ठीक तो है। छोड़िए साहब, उनके शरीर में जान कितनी हुँ, है ना? हमारी लड़कियाँ, बहुएँ बेचारी एक बच्चा उसके हो गया, हुँ, 4 मेहमान आ जाएँ, तो वो भी बेचारी सच्ची है। उसके लिए तो मुसीबत होगी, 4 लोगों का खाना नहीं वो बना सकती। वो पति को बोलती है होटल से, ढाबे से मँगा लो, उसके पास उतनी ताकत ही नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? आप ये समझेंगे तो ठीक होंगे ना। आपने दिमाग का दरवाज़ा बंद किया हुआ है इस तरफ से, और तरफ बहुत खुला हुआ है। बुद्धि कम नहीं है आपके पास, बुद्धि बहुत है, पर जो बातें आपके समझने की है उस पे तो आप बुद्धि नहीं लगा रहे हैं। आप हर सब्जेक्ट के ऊपर 2 साल, 5 साल, 10 साल अध्ययन करते हैं। भाई मैं बार-बार निवेदन करता हूँ, थोड़ा ज़िंदा रहने का आर्ट भी सीख लो। कैसे ज़िंदा रहना है ये भी तो सीख लो ना, उस पे भी थोड़ा टाइम दो। इसका भी इस कोर्स कोई बना नहीं है। हम जैसे लोग हैं ना बहुत भारत में, जो सिखाने को तैयार हैं, आप सीखने को तैयार हो जाओ। और सीधा-सा फंडा है अपना तो, जिनके पास है उनसे लेकर सिखाएँगे, जिनके पास नहीं है उनको देकर सिखाएँगे। संतुलन है अपना बिल्कुल। जैसे किसान हैं, गौपालक है, गरीब लोग हैं, उनको कुछ नहीं देंगे, हम अपनी जेब से भी खर्च कर लेंगे। तो सीखो। अब बूढ़े ना होने के लिए आपको क्या करना है? बताएँ आपको? बिल्कुल बताइए। सर्दियों के मौसम में ये पचता है सब कुछ। जो आपने गर्मियों में खाया, सर्दियों में असर देगा, जो सर्दियों में खाया, पूरा साल आपको उसका परिणाम हुँ, मिलेगा। वो क्या है आपका? याद करिए, आप मेथी के लड्डू खाते थे कि नहीं? बिल्कुल। अब हमारे युवा लड़के-लड़कियाँ कहते हैं तो कड़वा लगता है। तो थोड़ा कड़वा लोगे तो जीवन मीठा हो जाएगा। पर मेथी कौन-सी? सूंघने पे जिसमें सुगंध नहीं आती वो मेथी नहीं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड वो रावण है जो साधु का वेश धर कर आया आपके स्वास्थ्य का हरण करने। वो है। तो सूंघ कर देखिए, सुगंध नहीं है, भूनने पर सुगंध नहीं है, वो मेथी नहीं है। वो मेथी लाइए जो सुगंधित है। उसको धोकर, सुखाकर, धोना क्यों है? कोई प्रिजर्वेटिव लगा हो तो निकल जाए। उसको सुखाइए, स्टील में नहीं, काँच में, गुण ही बदल जाते हैं। हमने किया, आँवला मेरी पत्नी ने वो उबाल कर सुखाती है, उसकी गोलियाँ बनाती है, बहुत अच्छी चीज़ें बनाती है उसकी। तो उसने मेरे कहने से स्टील में भी रखी उसको, आँवले को सूखने, और चीनी मिट्टी के प्लेट में भी रखी। अरे साहब कमाल हो गया, जो स्टील में रखी थी सूखते-सूखते काली हो गई, और जो आपकी चीनी मिट्टी में रखी थी वो सब की सब क्रीम कलर की बनी सूखने के बाद। इसका मतलब स्टील के अंदर जो क्रोमियम और निकल, जो जहरीले वो मेटल है टॉक्सिक, वो जो है आपका मेटेलिक पॉइज़न है दोनों, वो जो है उन्होंने उसको ऊपर असर किया कि नहीं किया? इसलिए आपको पात्र ज़रा सोच समझ के प्रयोग करने हैं। माना कि आपको परेशानी होगी करने में, पर बीमार पड़ना आसान है ना? हुँ, हुँ, तो आपको अगर स्वस्थ रहना है तो प्रयास तो करना पड़ेगा। उसके बिना स्वस्थ नहीं रह, तो मेथी लाओ, अच्छी मेथी धो लो, सुखा लो और भून लो। भून कर उसके बाद उसका, गाय का नहीं मिला देसी गाय का तो भैंस का घी ले लो। ये बड़ी-बड़ी कंपनियों का घी, ये किसी बाबा-दादा का घी, सब नकली हैं, सब बेकार है। सीधे ग्वाले से जाकर भैंस का घी ले आओ। भैंस के घी में कोई ज़हर नहीं है।
केवल एक ही बुराई है, पचने में भारी है, वातकारक है और बुद्धि को थोड़ा स्थूल करता है। सूक्ष्म बुद्धि आपके पास नहीं रहती। इसलिए गाय का घी आप देसी गाय का है तो बुद्धि को तेज करता है, और LDL बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ ही नहीं सकता, आप जितना मर्जी खा जाओ। ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया एसिडिटी हो सकती है, पर आपके हृदय पे अच्छा असर होगा, बुरा नहीं। तो उतना खाओ जितना पचता है, तो उसमें भून भान के आप उसके लड्डू बना लोगे, ठीक है। उसके अंदर फिर आपके चारों गोंद है ना, वो 100-100 50-50 ग्राम। आप दिल्ली में रहने वालों के लिए बड़ी सुविधा है, खारी बावली में चारों गोंद भी मिलते हैं। चारों गोंद कौन कौन से? ये चारों, कीकर का गोंद होता है, बबूल जिसको बबूल का गोंद कहता है, कमरकस होता है, एक आपका वो जो फूल जाता है ना गोंद, जिसको बोलते हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं, पानी में भिगोकर जिसको पीते हैं आप, फलूदा बनाते हैं जिसका, वो गोंद। वो गोंद जो आपको 3 या 4 मिले, उनको घी में भूनकर पीस कर वो भी उसमें मिला दो। वो क्या करेंगे, आपकी बोन मैरो बनाएंगे, और बोन मैरो जब मजबूत होती है तो चेहरे के ऊपर ग्लो आता है, आपका बुढ़ापा दूर जाता है, उसी से आपके स्पर्म काउंट बढ़ते हैं। तो बोन मैरो का कमाल है, तो आप उसको भी उसमें डाल सकते हैं। फिर आपकी काजू जो है बहुत जहरीला बन चुका है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, बिल्कुल नहीं लेना। कल ही हमने एक पॉडकास्ट किया, नारियल जो आपके दिल्ली में मिल रहा है, पूरा वो 5 फुट 4 फुट ऊंचाई पे लगने वाला जेनेटिकली मॉडिफाइड जहरीला है, वो बिना स्प्रे के भी जहर है वो नारियल, वो नहीं चाहिए, ऊपर लगने वाला है। तो दिल्ली में कहाँ मिलेगा वो नारियल, वो भी नहीं डालना है अपने को। अपने को बादाम लेना है, कैलिफोर्निया अमेरिका का नहीं। वैसे भी अब तो मोदी जी ने वो बादाम आना ही बंद कर दिया, और वो जहरीला बादाम है, अच्छा बंद हुआ। आपका मामरा बादाम या गुरबंदी बादाम, वो बादाम खुद लाकर तोड़ो, उनको तोड़कर भिगोकर छील लो, छील कर सुखा लो धूप में, सुखाकर कूट पीस के वो बादाम इसमें आप डाल सकते हैं। खांड डालनी है मीठे की जगह, देसी मिश्री डालनी है, कुछ मिश्री मीठे के लिए, वो डालो और ये बनाकर उसको खाओ सुबह नाश्ते में। और कोई नाश्ता नहीं करना जब तक भूख ना लगे, कुछ नहीं। इसको और अच्छा बनाना है तो आपके पास ताकत की सभी चीज़ें होती हैं, वो गर्म होती हैं, आपकी अश्वगंधा वगैरह। आपको मैं बताता हूँ, जो एंटासिड है, जो एसिडिटी को ख़त्म करती है, वो क्या है, विदारी कंद, सबसे सस्ती दवाई। सफ़ेद रंग के पनीर जैसे सूखे टुकड़े होंगे, वो विदारी कंद लाकर पीस लो, वो आपके शुक्र वीर्य को बढ़ाता है, महिलाओं के प्रदर रोग को, लिकोरिया को ठीक करता है, बहुत ताकत देता है। एंटासिड है, एल्कलाइन है, वो पीस कर उसमें मिला दो आप। आसानी से उपलब्ध है, आराम से मिलता है। विदारी कंद कोई रेयर चीज़ तो है नहीं, विदारी कंद तो आराम से मिलेगा। तो वो लाकर आप उसमें पीस कर वो डाल दो। आप कहेंगे कितना अनुपात, कम ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 25 ग्राम डालो, 50 ग्राम डालो, थोड़ा बहुत, कुछ नहीं। आप कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका फार्मूला डाल भी देंगे, कुछ कम ज़्यादा हो गया कोई समस्या नहीं। फिर आपको उसमें आटा डालना है। अब ये आपकी गेहूँ का आटा तो नहीं चलेगा, 1500 बार मॉडिफाई हुई है ये कनक, और इसको जहरीला बना दिया है। ये थी नहीं जहरीली, पर अब जो आपके पास गेहूं है ये पूरी मॉडिफाइड है, 1500 बार इसको बदला गया है। क्यों बदला भाई? आपको बीमार बनाने के लिए। यही इंटरनेशनल गेम है, सबको बीमार बनाओ। खापली गेहूं लाओ, सोना मोती गेहूं लाओ, क्या फ़र्क है? आप ताकत की दवाइयाँ बना रहे हो, 100 रुपये किलो भी मिली तो क्या, आपको 1-2 किलो घर में 12-15 हज़ार की एक मशीन रख लो, घर में पीस लो आटा रोज़। और नहीं अफोर्ड कर सकते तो ठीक है, चक्की से पिसवा लो, और उस आटे को भून भान कर उसमें मिला लो, लड्डू बना लो। छोटा चना जिसके ऊपर झुर्रियाँ रहती हो, देसी चना, वो भून कर मिला लो, जौ का आटा मिला लो, पर्याप्त है इतना। बस उसके लड्डू बनाओ, चाहे उसको ऐसे ही रखो कांच के जार में, स्टील में नहीं, प्लास्टिक में नहीं, जल्दी ख़राब हो जाएगा। उसको सुबह जितना डाइजेस्ट होता है वही नाश्ता कर लो सुबह, शाम को रात का खाना छोड़कर उसी को खा लो, और डाइजेशन बढ़िया। आप जैसे जवान हैं, वो खूब हैं, अच्छे से भूख लगे इसके बाद तो खाना भी खा लो, थोड़ी अजवाइन डाल लेना इसी में, इसको खाओ। ये जो सर्दियों में आपने खाया, गर्मियों में जाकर आपको लगेगा आप पूरी गर्मियों में जवान हैं, ताकत रहेगी। गृहस्थ जीवन में आपका, पारिवारिक जीवन आपका, दोनों पति पत्नी को संतुष्ट रहने के लिए इतनी ताकत मिलेगी। संतान पैदा होगी बहुत बलवान और स्वस्थ, और डिलीवरी सामान्य होगी यदि आप डॉक्टर के चुंगल में नहीं फंसे तो। इतना सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर अलसी के लड्डू, पिन्नी बनाना, रिफाइंड तेल नहीं, देसी घी, मूंगफली का तेल नहीं। मेरे पास 500 किलो मूंगफली बेचने वाला आ गया देसी, छत्तीसगढ़ कोरबा से, बिक नहीं रही कहते।
आपके पास जितना मूंगफली का तेल है सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड मूंगफली बिक रही है यहाँ, जहर है वो तो। अगर आपको चाहिए किसी को, मैं उनका फ़ोन नंबर डाल दूंगा, उनसे खरीद लो, कोरबा से आ जाएगी, तेल भी निकाल कर भेज देंगे। मूंगफली का तेल लो। ये छोटे छोटे पौधे जो आ रहे हैं सूरजमुखी के, पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड है, नहीं चलेगा वो तेल। वो मूंगफली का तेल या फिर भैंस का घी या फिर A2 घी गाय का, उसमें बनाओ और खाओ, देखो कितनी ताकत आएगी आपके पास। और बिल्कुल पहलवान 80 साल में भी आप मजबूत बनकर जिएंगे। फिर अलसी, आज से 15-20 साल पहले मैं अपनी 4 मंजिल चढ़ने में थक जाता था, पकड़ कर चढ़ता था। मुझे लगा ऐसे कैसे जीवन चलेगा, है मुझे पता है मेरा जीवन अभी 15 साल शेष है कुंडली के हिसाब से, मैं मानता हूँ कि ये सच ही होगा। तो अब वो बाकी के साल, तब तो जो है 25 साल शेष थे मेरे, अब कैसे प्रभु चलेगा, पकड़ कर चलूँगा तो ये जीवन तो मुझे नहीं चाहिए। तो प्रभु ने दे दिया रास्ता। 1 चम्मच अलसी रोज साबुत खानी शुरू कर दी मैंने, और 5-7 दिन खाई, फिर भूल जाता था, फिर खा ली कभी। अब मैं 100-150 सीढ़ियाँ दौड़ लगा कर चढ़ता हूँ। अच्छा, जी, स्टेमिना आपका बहुत था। एक स्ट्रेंथ उसमें, कोई घुटने घटने, कोई प्रभु कृपा है, खूब दौड़ लगाकर। और इसी प्रकार के जितने भी आपके सर्दियों के आहार है, फिर खजूर है आपका। खजूर यदि आपका गुड़ वाला नहीं है, वो खजूर खा लो सर्दी में, धोकर रात को भिगो दो, सुबह खा लो, 2-3-4 जितने पचते हैं वो खा लो, बहुत ताकत आपको मिलेगी। खजूर से ज़्यादा ताकतवर फल कोई मिलेगा नहीं, बादाम बदूम सब उससे पीछे है। मान लो नहीं मिलता, तो आप खजूर की जगह वो ले लो ना, आपका सूखा जो मिलता है, वो खजूर का बना हुआ सूखा, क्या बोलते हैं उसको, छुआरा। छुआरा। वो एक पीले रंग का, एक लाल रंग का है। पीले रंग का आपका जो है वो प्रोसेस किया हुआ है केमिकल से। वो जो ब्राउन रंग का है छुआरा, वो लो, उसको तोड़ कर देखो, अंदर काले काले अगर उसमें निशान है, कीड़ा उसके अंदर खोल कर देखो, कीड़ा नजर आएगा काली धारी के अंदर, वो पुराना है, वो मत लेना। जो बिल्कुल ब्राउन है वो ले लो, 4-5 रात को भिगो दो, सुबह चबा चबा कर खाओ, कितनी ताकत मिलेगी आपको, उतना लो जितना पचता है। पर यदि आप एक कॉफ़ी लेते हैं, चाय लेते हैं, पेट में एसिड बन रहा है, और मिर्च तेज़ खाते हैं, ज़्यादा मिर्च खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, तो आपके पेट में तो एसिड बन रहा है, फिर आप ये ताकत की चीज़ कैसे पचाओगे। वैसे भी जो बाज़ार में लाल मिर्च है, वो लाल मिर्च तो बहुत जहरीली है, कैसे पहचान करें। जो मिर्च चिपकी हुई रहती है, ऐसे जैसे प्रेस कर दी, वो पूरी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। और बार बार मैं GM जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहा हूँ, ये वो है जिसका DNA बदल कर जहरीला बना दिया। उत्पाद बढ़ाने के लिए जो उत्पाद chemicals का बढ़ाने के इस्तेमाल। लिए कहा तो बहुत कुछ जा रहा है कि जिसके ऊपर कोई इंसेक्ट नहीं लगेगा, कीड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अंदर एक खास तरह का हमने केमिकल वो पैदा कर दिया है, DNA में कुछ कर दिया है, और उसको जहरीला बनाया, तभी तो उस पर कीड़ा नहीं आ रहा है ना, तो वो आपको नहीं मारेगा वो। और वास्तव में उनका उद्देश्य है आपको बीमार बनाना। कहने को बहाने जो मर्जी बनाए। अब भारत में कहते हैं जी यहाँ पर GM को भी परमिशन नहीं है। परमिशन के बिना आ जाए तो रोकने वाला कौन है। मैं बाज़ार में कल एक पॉडकास्ट किया हमने खड़े होकर, 4-5 सब्जियाँ GM निकली उसमें। सफ़ेद रंग की जो अरबी थी वो GM थी, ऐसी कई 4-5 और चीज़ें भी GM। एक बड़ा सुंदर माल्टा था पड़ा हुआ, टाइट बिल्कुल, वो GM था। कद्दू था, वो GM था। जो उसने अपने डस्टबिन में फेंकने के लिए रखे थे, लंबे लंबे पेठे, गोल गोल भी होता है, एक लंबा होता है, वो पेठा फेंकने को रखा था, वो हम एक ले गए, 2.5-3 किलो का था, वो एकदम बढ़िया निकला। तो आपको GM नॉन GM की पहचान करनी पड़ेगी। इसके ऊपर आप आज चाहेंगे तो आज, नहीं तो फिर अगला एपिसोड में हम आपको सिखा देंगे GM नॉन GM की पहचान कैसे करनी है। कैंसर होता है GM से। रिसर्च पेपर ये बोलता है जब आपने GM एक बार खा लिया तो जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके पेट में फैक्ट्री चलती रहेगी जहरीला प्रोटीन बनाने नए की। साल की शुरुआत इससे ज्यादा बड़े ज्ञान से क्या हो सकती, बताइए ना आप, GM और नॉन GM की कैसे पहचान तो करें? बात कर लेते हैं इस जी। पे। तो आपको ये आहार लेना है ताकत का। फिर तिल, तिल कैल्शियम का सीधा डायरेक्ट सोर्स है वो। पर तिल के बारे में हमारे पुराण बोलते हैं। आप बोलेंगे पुराण को क्यों मानना है, मत मानो। मैं भी आर्य समाजी परिवार से हूँ, मेरे माता की पिता की शादी आर्य समाज में हुई थी। मैं तो देवी देवता को नहीं मानते थे। पर यदि आपका दिमाग का दरवाज़ा खुला हो, बंद नहीं किया, कंडीशनिंग नहीं हुई है, तो सच समझ आ जाता है। तो मैं पुराणों को नहीं मानता था, पर जब मैंने उसके ऊपर प्रयोग किए तो पुराण में जहाँ कहा है इस दिन तिल नहीं लेना, उस दिन तिल तो जहरीला हो जाता है। हाथ में पकड़ो, आपकी ताकत चली जाएगी। अभी मैं वो टेक्निक आपको सिखाने वाला हूँ। तो तिल कब कब नहीं लेना, सूरज ढलने के बाद तिल नहीं लेना, तिल का तेल नहीं लेना, वो हानिकारक हो गया। व्रत के दिन तिल नहीं लेना, रविवार को तिल नहीं लेना,
और इसके अलावा तिल के प्रयोग में सावधानियाँ बहुत है। नारियल का तेल यदि शुद्ध मिल जाए तो केवल अष्टमी के दिन नहीं लेना नारियल का तेल, और तिल अष्टमी को नहीं लेना, एकादशी को नहीं लेना, चतुर्दशी को नहीं लेना, अमावस पूर्णिमा को नहीं लेना, व्रत के दिन त्यौहार के दिन नहीं लेना, सूरज ढलने पे नहीं लेना। और यदि आपने सावधानी कर ली तो तिल की मालिश करो, आपकी पत्नी, बेटी, बहन, आपके शरीर में कैल्शियम नहीं है, भरपूर कैल्शियम बन जाएगा। इतना सरल कैल्शियम 3 ही जगह पे है। कैल्शियम के बिना विटामिन डी भी नहीं बनता जी, आपको पता ही होगा। कितना भी धूप में बैठ लो तो कहाँ है 3 जगह। गोली खाओगे तो रिसर्च पेपर हैं जो आपको बताते नहीं डॉक्टर, 86% आर्टरी ब्लॉकेज बढ़ जाएगी। 1 से ज़्यादा रिसर्च पेपर है। तो गोली नहीं खानी, वो तो आपको मारने के लिए है कैल्शियम की गोली। तो 3 सोर्स कौन से हैं? एक तो तिल, गर्मी में खाओगे क्या, पचेगा ही नहीं, गर्म है। सर्दी में मकर संक्रांति पे हमारे यहाँ तिल के लड्डू की तिल गुड़ खाते के हैं साथ ना, में इतना वो परंपरा है ना, परंपरा अपनी है। आयुर्वेद के अतिरिक्त, भारत के अतिरिक्त ये ज्ञान दुनिया में कहीं नहीं है। कब क्या खाना, किस मौसम में क्या खाना। जी। पिछड़े हुए हम लोग कोई, हम तो आज से 1000 साल पहले भी अब से ज़्यादा एडवांस थे। आपको वो विश्वास नहीं रहा, इसीलिए तो आपकी दुर्दशा है साहब। क्षमा करना, बुरा नहीं मानना। आपकी दुर्दशा का कारण है आप अपनी जड़ों से कट गए। वो ज्ञान ऐसा है जो बार बार पुनर्स्थापित, उसको डिस्कार्ड करना, उसको पीछे करना कर ही नहीं पा रहे 150 साल में आप। वो आयुर्वेद, वो योग, वो प्राणायाम, वो भारतीय परंपराएं आप उसको कर पाए, लाख चाहने पे भी नहीं ठुकरा पाए। अपनाना पड़ रहा है। ये है सच की ताकत, ये आपकी भारतीय संस्कृति की ताकत। आप इसके साथ जुड़ो ना। खैर, तो तिल के प्रयोग के बारे में सावधानी है। दूसरा, वो सहजन जिसको आप मरिंगा बोलते हैं, ड्रमस्टिक बोलते हैं, कैल्शियम से भरपूर है, 300 रोग ठीक करता है, मगर उसको खाने के कारण आप मर भी सकते हैं। आप कहेंगे दोहरी बात कर रहे हो, दोनों बातें सच कह रहा हूँ मैं। अरे आपको जो हॉर्टिकल्चरिस्ट ने दिया ना मोरिंगा, जो साल में 2 बार फल दे रहा है, आप बड़े खुश हो रहे हैं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसका डीएनए बदल दिया। मुझे लगता है भारत का विनाश इतना किसी ने नहीं किया जितना वैज्ञानिक कर रहे हैं। वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया लेकर काम क्या कर रहे हैं? उधर से लिया, इधर लाके टेप रिकॉर्डर बजा दिया। मैं गलत हूं तो मैं क्षमा मांग लूंगा, कोई मुझे दंड होगा तो मैं भुगत लूंगा, पर मैं ये कह रहा हूं इस देश का सबसे बड़ा विनाश तो वैज्ञानिक कर रहा है। आपके पास इतने ये करोड़ों पौधे लगा दिए आपने, जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे, जिसको आप एक्सोटिक प्लांट कहते हैं। उसमें 2 को छोड़कर सभी तो जहर है, ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं वो। आप जांच करके देख लो। एरिका पाम कल किसी ने मुझे गिफ्ट में दे दिया, पॉडकास्ट किया और दे दिया। मैंने एक पत्ता तोड़ा, उनके हाथ में रखा, मैं कहा देखो, आपको कह रहे हैं ऑक्सीजन बनाता है, बहुत अच्छा है, ये ऑक्सीजन को ख़त्म करता है, डिप्रेशन पैदा करता है। एरिका पाम अब कितना पॉपुलर है। और क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हमारे वैज्ञानिक क्रॉस चेक नहीं कर रहे। यार अब करने के लिए बैठे क्यों हो? किस बात की वेतन ले रहे हैं आप? अमेरिका ने कहा, यूरोप ने कहा, आपने मान लिया, क्रॉस चेक नहीं करोगे क्या? जिनकी क्रेडिबिलिटी अपनी है ही नहीं, जो सारी दुनिया को ठगे जाने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनकी विश्वसनीयता सबसे नीचे के स्तर पे है, बड़ा देश होने से क्या होता है? यानी चीन के बाद सबसे हम वो मानते हैं दुश्मन देश, चीन से भी नीचे जिनकी विश्वसनीयता है, आप उनके वैज्ञानिकों की बात मान ले रहे हैं। आप कैसे वैज्ञानिक हैं? इस देश के लिए और अपने परिवार के लिए आपका क्या योगदान है? तो खैर, आपके जितने पौधे जो हैं, मोरिंगा वो चाहिए जो साल में 1 बार फलता फूलता है, वही फल खाना है, उसी के पत्ते। अरे 1 चम्मच पत्ते आप अपनी दाल सब्जी में डालकर, 2 चम्मच डालकर खाओ, 300 रोग ठीक होते हैं। क्या मतलब हुआ, आप समझ रहे हैं? आपको जीवन भर में हो सकता है 10, 20 या 25 या 50 रोग होंगे, वो बाकी के 250 रोग वो एडवांस में ठीक हो गए। कहीं पेड़ लगा हो मोरिंगा का, सहजन का, तो उसके पत्तों का इस्तेमाल हो सकता है, पर वही फिर जीएम नॉन जीएम जो आप समझाने वाले हैं वो प्रवीण जी, समस्या क्या है? उसका बीज पकने के ऊपर काला होता है, साल में फूल फल 1 बार आता है, इतनी सरल पहचान है। वो आप लाओ, और अभी जब बारिश होती है आप इतनी टहनी लाओ, इतनी टहनी लाओ, इतनी मोटी लाओ, अपनी टांग जितनी लाओ, इतना मोटा लाओ, काट कर गाड़ दो, पेड़ बन जाएगा। टहनी से बनेगा 3 साल में, और जो कलाई जितना मोटा है आपके, उतना मोटा गाड़ो, 1 ही साल में पेड़ बन गया। क्या मुश्किल है उसको लगाना? तो आप लगाओ, बढ़ाओ, उसके पत्ते, उसका फल। मैं इसका एक आपको चमत्कारिक प्रयोग बताता हूँ।
मैं एक बार जबलपुर गया, वहाँ पे एक विनय टोपी वाला है, पति पत्नी, मुझे वो बस उस पे यूट्यूब पे देखकर गुरुजी बहुत लोग, पता नहीं भारत के लोग बड़े भोले हैं, मेरे जैसे व्यक्ति को जो कोई बहुत विद्वान भी नहीं है, गुरुजी वैसे ही बोलते रहते हैं, चलो उनकी श्रद्धा है, बोल लो। तो मुझे वो जबलपुर वेटनरी यूनिवर्सिटी से लगभग किडनैप करके ले गए, गुरुजी यहाँ नहीं आपको रहने देंगे। वहाँ के वीसी ने कोई कार्यक्रम था, बुलाया था, मेरे मित्र हैं, तो चले गए उनके घर गए तो पहली बात तो पानी पीते हैं ना, मटकी में से मेरे लिए वो पानी लाए। एक घूंट पीने के बाद मुझे उल्टी को मन होने लगा, इतना हानिकारक पानी था जबलपुर का, वो पी नहीं सकता था मैं। अब 2 दिन वहाँ रहना, मैं तो मर जाऊँगा पानी के बिना। तो प्रभु जितनी मुसीबतें देता है सब शिक्षा देने के लिए। अब आंखें खोलकर देखो तो हर जगह समाधान होता है। क्या करूँ, बैठे थे, बाहर नज़र डाली, 2 पेड़ सहजन के प्राकृतिक लगे हुए थे, नेचुरल। मैंने कहा एक फली लाओ, वो हरी फली तोड़ कर लाए। उस सहजन की फली थोड़ी सी कुचल कर एक फली हमने वो मटकी में डाल दी। 15 मिनट बाद प्यास तो लग रही थी, मौसम गर्म था। मैंने कहा बेटे ज़रा पानी अब पिलाओ लाकर। वो पानी का गिलास लाए, मुझे ऐसा लगा मैं चश्मे का पानी पी रहा हूँ। 15 मिनट। और रिसर्च पेपर ये बताते हैं कि दुनिया में वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए मोरिंगा से अच्छा अभी तक कोई प्रकृति में है ही नहीं कुछ। तो आपको क्या करना है, मुझे पता लगा है, मेरे पास उसके बारे में पूरा डाटा नहीं है, पता लगा है भारत से करोड़ों रुपए का सहजन का बीज खरीदकर शिप डुबो दिए पानी में, वो पूरे बोरे के बोरे। क्यों? हमारा सहजन खत्म करना है। किसने किया आप समझ सकते हैं ना, जिनको भारत को कमज़ोर बनाना है और जिनके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा है, जिनकी जीडीपी दुनिया में अभी तक सबसे ज़्यादा है, प्रभु कृपा से वो सब राक्षस समाप्त होने वाले हैं। मैं अभिशाप नहीं दे रहा हूँ, ये मोदी जी के रहते होने ही वाला है, इन दुष्टों का कल्याण। तो ये सहजन आपका ख़त्म किया जा रहा है, बचा लो ना, कितना सारा रिटर्निंग गाड़ दो। तो आपको पानी के शोधन के लिए क्या चाहिए, तो पानी के शोधन के ऊपर हम करेंगे, एयर प्योरिफिकेशन पे करेंगे, आपको सब कुछ वो करेंगे। तो अभी मैंने आपको कहा है कि जीएम की पहचान भी करनी है, तो आप ये सब प्रयोग करिए, तो आप कैसे स्वस्थ नहीं रहेंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जीएम आपसे बात करें तो इतने विषय आ जाते हैं कि लगता है ये भी जान लें, वो भी जान लें, लेकिन चर्चा में अब हम इसको, जैसे हमने नए साल के संकल्पों से शुरुआत की थी, उसमें पहला संकल्प जैसे मैं खुद लेता हूँ यहाँ पे आपके श्रोता के नाते और जितने श्रोता वहाँ बैठे हैं, कि मुझे जीएम और नॉन जीएम की पहचान इस साल में करनी है। जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ों से मुझे बचना है। अब कैसे? बिल्कुल ठीक। तो अब आपको मैं एक तो ये बात कह दूं, भारत में मैं जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं वो जीएम क्रॉप्स को बढ़ाकर मल्टीप्लाई करके किसानों को बांट रही है, और वहाँ के वैज्ञानिक बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है जीएम है। अब आप कह सकते हैं कि आप कौन से वैज्ञानिक हो जो आप कह रही हो जीएम है। बिल्कुल ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो आपकी बात जायज़ है, पर मैं एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, आपके पास क्या प्रमाण है कि वो जीएम नहीं है? आपने कब किसी लैब में टेस्ट किया? अब टेस्ट करो, उसके बाद मेरे से बात करना। मैं अब आपको जीएम की पहचान बताता हूँ जो हर एक को समझ आएगी। पहली बात, जीएम क्रॉप, सब्जी, फल, जो कुछ भी आप बनाएंगे स्वाद नहीं लगेगा। आप जो कुछ भी बनाते हो, पड़ोसी को सुगंध आती है, आज यहाँ पे आलू बना है, आज गोभी बनी है, आज चना बना है, पता लगता है कि नहीं आएगी वो सुगंध। दूसरा, स्वाद बिल्कुल नहीं लगेगा। तीसरा, खाने के बाद आपके पेट में गैस बनेगी, ब्लॉक हो जाएगी। चौथी बात, डल हो जाएंगे एकदम, ताजगी नहीं आएगी उस खाने को के बाद। और अगर आपका सही खाना है, खाने के बाद ताजगी आएगी, आलस नहीं आएगा। ये एक पहचान हो गई। दूसरी पहचान आपकी, उसके बाद आपको दुर्बलता लगातार आती है, जीवन खाने के बाद ताकत खत्म होती है और कई बीमारियां लगती जाती हैं। गैस, ऐसा लगेगा जैसे आपके पेट में फैक्ट्री लगी गैस बनने की, बनती चली जाएगी। तो आप समझ लो, अब इसका पहले तो समाधान कर लो ना। अगर आपको लगता है आपके ये सब गड़बड़ें हो रही है, और मैं इतना ज्ञानी बनता हूँ जी, मुझे पता है, मैं बार बार कहता हूँ जो मैं बताऊँगा भारत में कोई नहीं बताएगा, इतना होने के बाद भी मैं 10 बार ट्रैप हो जाता हूँ, जीएम खा लेता हूँ, पता नहीं चलता गलती से, कई बार बाद में पता लगता है। तो क्या करें, अब जीएम तो खा लिया, विज्ञान बोलता है अब जीवन भर आपके पेट पे फैक्ट्री चलेगी जहरीला प्रोटीन बनाने की, कोई समस्या नहीं है। सारी दुनिया के पास जिसका समाधान नहीं है, भारत का एक लिए है। वो पंजाबी में बोलते हैं कितनी कराई थे पानी फेरन वाले, वो हम ही हैं। कैसे फेरना है पानी उनके षड्यंत्र के ऊपर? बीज वाला नींबू लाओ कांच के गिलास में, अगर आपको नींबू से एलर्जी नहीं है,
वो पानी में निचोड़ो कांच के गिलास में, पी जाओ, 10 मिनट के अंदर आपके पेट की गैस बननी बंद हो जाएगी। क्यों? वो जीएम क्रॉप का असर खत्म, 0 हो जाएगा। इसलिए मैं प्रतिदिन नींबू लेता हूँ। उससे एक नुकसान भी होता है, मेरे पास फैट कम है, वो और कम हो जाता है नींबू बार बार लेने से। पर मैं बीमार तो नहीं हो रहा। तो आपको इससे बचने के लिए रोज नींबू का प्रयोग करना है। गुनगुने पानी में, नॉर्मल पानी में? सर्दियों में गुनगुना पानी, बिल्कुल सही सवाल है आपका, और गर्मियों में ठंडा पानी। आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो 2, 3, 4, 5 बार, जितनी बार आपको जितना पचता है नींबू लो। और एक और काम मैंने इस बार किया, जितना पत्नी ने अचार बनाया, वो आपको पता है कि अगर उन्होंने 1 किलो नींबू का अचार डाला है तो उसमें आधा किलो नींबू का रस डाल कर छिलके फेंकेंगे वो छिलके मुझे दे दिए। मैंने सारे छिलके पीस दिए। पीसने के बाद उनको जार में डाल दिया और उसमें थोड़ा सा नींबू और मीठा और सेंधा नमक और काली मिर्च डाल दी। वो अचार आप खाएंगे, आपको कहेगा मज़ा आ गया। और उस छिलके का अचार खाने वाले का कैंसर ठीक होने लगता है, तुरंत लाभ करता है। छिलके में नींबू से ज़्यादा गुण है, एंटी कैंसरस है ये। तो खैर, आपको नींबू का प्रयोग छिलके का भी छोड़ना नहीं है। उसमें मीठा मैं गुड़ शक्कर डाल लेता हूँ। चीनी का तो मतलब ही कोई नहीं। चीनी जो है गर्भपात का कारण वो है, हड्डियाँ गलने का कारण वो है। आपसे फिर बात करेंगे जब समय मिलेगा। रिफाइंड तेल, ये सब मैदा, ये सब बिल्कुल हाथ नहीं। पैक्ड फूड कभी नहीं, ब्रेड कभी नहीं, ब्राउन ब्रेड भी कभी नहीं। तो अब हम आते हैं जीएम क्रॉप की पहचान कैसे करनी है। तो उसको पहचान करने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। वो आप मुझे कृपया मेरा थैला दे दीजिए जी। इसमें मेरे पास कुछ चीज़ें अच्छी और बुरी हैं, उनके ऊपर हम प्रयोग करते हैं और बताते हैं। आपका शरीर बताएगा, ब्रेन नहीं बताता। बुद्धि को पता ही नहीं लगता जी। और हमें लगता है हमारी बुद्धि बड़ी ज़बरदस्त है, सब कुछ बता देगी। ऐसा नहीं है। देखिए, मान लीजिए ये जीएम क्रॉप है, यानी बुरी चीज़ तो है, प्लास्टिक है ना, ये पीवीसी है ना। तो इसकी जांच कैसे करनी है, अच्छा है कि बुरा है। आप प्रवीण जी केवल हाथ एक सीधा करिए ऐसे, मैं इसको दबाऊंगा, आपको रोकना है। चलेगा? ये देखिए मैं दबा रहा हूँ, रोकिए। अरे वाह, आप तो मेरी उम्मीद से ज़्यादा ताकतवर है। 2 हाथ से नहीं दब रहा ना। अब हमारे शरीर में एक सेंसर है, यहाँ पे कोई चीज़ अच्छी या बुरी छुएगी तो पूरे शरीर को पता लगता है कि ये अच्छी है कि बुरी है। इसको पता नहीं लगता। ये इतनी काम की चीज़ नहीं है जितनी आपने समझ ली है। इसके बिना काम नहीं चलता। इतनी काम की नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। बताते हैं। दूसरा हाथ करिए, यहाँ पे आपने इसको पकड़ लिया, ठीक है। अब आपका ब्रेन क्या बोलता है? कुछ बिगड़ा आपका? मैं जैसे थे वैसे ही है, कुछ बताया नहीं ब्रेन में। बॉडी में क्या हुआ बताऊं? 2 हाथ से दबाया था। लगाइए पूरी ताकत, पूरी ताकत। आपको चीटिंग करनी पड़ रही है, ऐसे कर रहे हैं आप। 2 हाथ से नहीं दबा, 1 हाथ से दब गया। आपको क्या करना है? जीएम क्रॉप को यहाँ पकड़ना। अब इतना बड़ा कद्दू था, मैं कैसे करता? मैंने इसकी डंडी काट कर और उस लड़की के हाथ में दे दी, तेजस्विनी के हाथ में। उनके हाथ में दी, उनके हाथ में पकड़ती ताकत चली गई। फिर उसने अपनी कर्मचारी को बुलाया। फिर जो पॉडकास्ट कर रहा था, हट्टा कट्टा व्यक्ति था कि मैं कैमरे में आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, उसको लाए। उसका भी यहाँ पकड़ा और ताकत चली गई। और जो अच्छी चीज़ पकड़ी, ये रेशम का रुमाल है ना जी, खद्दर भंडार का रेशम है ये। आप ये पकड़ता हूँ मैं, आपकी ताकत तो पहले ही ज़्यादा है, मैंने पकड़ा। आप करिए हाथ सीधा। मैंने आराम से आपका हाथ दबा दिया। रेशम की ताकत, यानी ये सेंसर है, ये तो साबित हो गया। नंबर 2, यहाँ से पूरी बॉडी में अच्छा बुरा असर जाता है, ये भी साबित हो गया जी। मगर ये प्रयोग आप जब करेंगे तो ये असफल हो सकता है। कारण ये, और दोनों बराबर ताकत के हैं तो हो नहीं पाएगा प्रयोग। 19-21 प्लस माइनस हुआ पता ही नहीं चलेगा। तो जो भी व्यक्ति दबाने वाला है हाथ, उसकी ताकत लगभग आधी हो। किसी बच्चे से करवा लो, बिटिया से करवा लो, और फिर करके देखो, प्लस माइनस साफ पता लगेगा। तो हम बाजार में गए, 3 टोकरियाँ भरकर हम फल और सब्जियों की ले आए। किचन में बैठकर हमने सारी एक चीज़ को देख लिया हमने, क्या अच्छी क्या बुरी, क्या अच्छी क्या बुरी। कितना आसान तरीका है। मेरा बच्चे जो हैं वो, उनको विश्वास के लायक बात नहीं है ना। कई तो नौजवानों ने मुझे गालियाँ तक दी इसके ऊपर, बूढ़ा पागल बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर। और ठीक है, अब नौजवान है, थोड़ा उनका स्वभाव है ऐसा बोलने का, एग्रेसिवनेस है। पर धीरे धीरे सबकी बोलती बंद हो गई। उन्हीं में से कुछ लोगों ने जवाब दिया, यार क्या बात कर रहे हो, मैंने करके देखा, ये तो हो गया। तो मेरे दोनों बेटे भी नहीं मानते थे।
और मेरी पत्नी तो पिछले 10-12 साल में अब जाकर मानी है। आपको पता ही है पत्नी नाम का प्राणी तो आराम से मानता है। तो खैर वो बेटे ने एक तरीका क्या किया, हमारा पुराना सोफ़ा है लकड़ी का टाँगों वाला, वो क्या करता है कई बार बीमार पड़ा ना, कभी वो तरबूज खा के बीमार पड़ा, कभी गाजर खा के बीमार पड़ा, तो उसको लगा अब ज़रा जाँच कर लेनी चाहिए। तो उसने क्या तरीका निकाला, उसकी टाँग से पकड़ के उठाया, आधा इंच 1 इंच उठा। अब उसने हाथ में तरबूज पकड़ा, आधा इंच भी नहीं उठा उससे, और जब अच्छी चीज़ पकड़ी उसने ऐसे पूरा उठा दिया उसको फुट भर। कितना सरल प्रयोग है, आप करके देख लो ना। ये है जीएम नॉन जीएम की पहचान। आप कहेंगे झंझट बहुत है, करना पड़ेगा ना अगर आपको ठीक रहना है, और धीरे धीरे आपको पहचान हो जाएगी। जैसे बड़ा बड़ा करेला पूरा जीएम है, आप पपीता पेट के रोगों के लिए बड़ा अच्छा है, और ये 100% जहर है। वो जो ऑरेंज कलर का पपीता है अंदर से जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जहर है वो। अब कई लोगों का मैसेज आ रहे हैं, मतलब ऐसा है करोड़ों में से मैं कहता हूँ 18 करोड़ लोगों ने मुझे देखा, 20 करोड़ ने देखा, उसमें से 25-50 लोगों के फ़ोन, आप ठीक कह रहे हैं कि पपीते के बाद तो हम बीमार हो जाते हैं। उनको पता लग रहा है अब। तो आपको ये धीरे धीरे समझ आने लगेगा क्या अच्छा है क्या खराब है। तो बड़ा बड़ा करेला जिसको काटो बीज निकलता ही नहीं, जो सही करेला है काटने के बाद उसमें पक्का बीज कोई ना कोई निकल ही आएंगे, और जो खराब वाले हैं सफ़ेद अंदर से एकदम नरम, फेंकने के लायक है वो। डायबिटीज़ वाले करेला वही खा रहे हैं, कैसे ठीक हो गए। और आपको बीज वाला करेला मिल जाए, आपको कूट कर कुचल कर एक बर्तन में डालो, उसके ऊपर खड़े हो जाओ, और तब तक उसको ऐसे ऐसे करते रहो जब तक मुंह कड़वा ना हो जाए। जब मुंह कड़वा हो जाए आप देखेंगे पाइल्स भी खत्म हो गए और डायबिटीज़ भी खत्म हो गई एक ही दिन में। आप करके देखो, और वो करेला तो आपको मार देगा। ऐसी कद्दू, हमारा कद्दू में हमेशा बहुत धोखा हुआ, हमेशा। कद्दू लाए देख कर अच्छा है, ऊपर ऐसे देखा खुरच कर गोंद निकला तो अच्छा है, और जब काटा अंदर से खुश्क एकदम ड्राई अंदर से, तो ड्राई का मतलब जीएम है। कई बार तो पकाकर सब्जी फेंकनी पड़ी, टेस्ट नहीं था। तो ऐसे आपको धीरे धीरे अनुभव आ जाएगा, करते जाओ, सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और एक प्रश्न हो सकता है आपके मन में, भाई नॉन जीएम लाएं कहाँ से? सही बात है कि शहर में कहाँ से लाएं हम नॉन जीएम? ये पैकेट का दूध, अमूल, पराग, ब्राग, ये सब प्रिजर्वेटिव, मीना दूध खराब नहीं होता, जहर है दूध का एक है जी। आपको दूध ही चाहिए तो सिंघाड़ा अगर नॉन जीएम हाथ में पकड़ कर देखो, खूब पीसो, पीस कर पानी में उसको घोलो, घोल कर उसको कपड़े से छानो, छान कर दूध को तब तक उबालो जब तक वो उबाली ना आए, लगातार लकड़ी के चम्मच से हिलाते रहो, नीचे ना लगने पाए। बस आपका 24 घंटे का दूध बन गया। दही जमा लो इसका आप, पनीर बना लो, सब कुछ इसका चलेगा, पर टैफू मत बनाना। आपका जो सोयाबीन है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप शायद दुनिया की पहली है जो सबसे जहरीली है। जिस खेत में सोयाबीन लगता है उसमें दूसरी क्रॉप पैदा ही नहीं होती। और जब इसके ऊपर जो है बड़े बड़े जहर स्प्रे करते हैं ना आप, तो ये नहीं मरता, बाकी सब घास फूस जल जाता है, ये खुद भी जहर है। तो इसलिए सोयाबीन को भूल जाओ, सोया प्रोडक्ट को हाथ नहीं लगाना। तो इससे पनीर बना लो, दूध बना लो, दही जमा लो, दूसरा शतावरी से बना लो, तीसरा मामरा बादाम से पीस कर वो बना लो, तिल से बना लो, सबको मिलाकर बना लो, भिगो, बारीक पीसो, कपड़े से छानो और उबाल लो। इतनी आपके पास विकल्प मैंने दे दिए, तो दूध आपके पास हो गया उपलब्ध। तो इससे आप काम चला सकते हैं। एक जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जीएम क्रॉप की पहचान तो हमने कर ली, अभी जो करोड़ों पेड़ पौधे लगे हैं, लखनऊ में एक अंबेडकर विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो वहाँ पे संजय सिंह जी उसके वाइस चांसलर थे। उनके पिता भी 2-3 बार वाइस चांसलर रहे हैं, पूरा परिवार ही विद्वानों का है। प्रभु कृपा मेरे मित्र बन गए, तो मुझे वो गुरुजी कहने लग गए, तो वो पता नहीं क्यों दाढ़ी वाड़ी देख के करते होंगे जी। तो खैर घर में जाना, खाना पीना, तो उन्होंने बताया इस विश्वविद्यालय में वो बहुत ज़्यादा अम्बेडकरवादियों का ना, वो अम्बेडकर के भक्त नहीं, वो केवल तोड़फोड़ करने वाले देश के विरोधी ताकतें हैं, नाम अम्बेडकर का प्रयोग करते हैं। वो कहते बहुत अनरेस्ट है, और मैं भी कहते बहुत थक जाता हूँ। तो मैं उनके घर गया खाना खाने, पहला काम क्या किया हमने बताएं, उनके पूरे घर के पौधे जो लगे थे जेनेटिकली मॉडिफाइड, एरिका पाम वगैरह सब लगे हुए थे उसमें। मैंने कहा सबसे पहले आपके घर को पवित्र करें। कैसे करेंगे? मैंने कुछ किया, और उसके बाद उनसे हफ्ते 10 दिन बाद पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ? कहते मैं काम करता हूँ, थकता ही नहीं हूँ घर में, मैं ऑफिस अपना यहाँ बना दिया है, ये कमरा ऑफिस का, अब नहीं थकावट होती मुझे, ताजगी है।
दूसरी तरफ आपको बताऊं, आपकी दिल्ली की जितनी कॉलोनी है बड़ी बड़ी, जो वो बने हुए हैं, टावर बने हुए हैं इतने बड़े बड़े आपके, सब में आपस में प्यार नहीं है, झगड़ा है, झगड़ा है, झगड़ा है। क्यों है? वहाँ पे एग्जॉटिक प्लांट लगे हुए हैं चारों ओर आपके, एलिस्टोनिया लगा हुआ है, आपका सिल्वर ओक लगा हुआ है। ये सब के सब इतने बुरे पौधे हैं जिससे डिप्रेशन पैदा होता है, नेगेटिविटी आती है, ऑक्सीजन खत्म होती है। और यदि आप इस पे मेरा बताया हुआ प्रयोग कर डालेंगे, आप देखेंगे उस टावर में, उस कॉम्प्लेक्स में रहने वाले सब में प्यार पैदा हो जाएगा। एक तो पिछली बातचीत में आपने अग्निहोत्र यज्ञ बताया था, और मुझे लगता है कि वही एक प्रयोग हुआ है या उससे अतिरिक्त भी कोई प्रयोग है, क्योंकि ये सवाल है, आया था पिछली बार भी है जब हम और बात भी, कर। और भी है। आज मैं आपको अपना बहुत बड़ा एक सीक्रेट बताने बताइए वाला हूँ, बताइए। है ना? है। आप ही का सीक्रेट है, आपको पता नहीं है। वो मुझे मिल गया, तो अब मेरे पास तो उधार का माल है, वापस करना ही पड़ेगा ना, और इतने बढ़िया चैनल के ऊपर बता देते हैं। फिर उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे क्या करते हैं, जब छुट्टी हो जाती है कब्जा करके बैठे रहते हैं, खाली नहीं करते। मैंने फिर यूनिवर्सिटी की प्यूरिफिकेशन की वहाँ, वो की, उसके बाद हज़ारों पौधे, काट भी नहीं सकते, एग्जॉटिक लगे हुए, यानी जहाँ एग्जॉटिक शब्द है वो एक भी पौधा पेड़ आपको मल्टीप्लाई आगे नहीं करना है। तो क्या हुआ, उनको फ़ोन किया, मैंने पूछा, कहती ये आराम से हॉस्टल खाली हो गया इस बार। प्रेम से उनको समझाया, हो गया, पूरे झगड़े खत्म हो गए, वो जो स्ट्रेस लेवल खत्म। क्या करना है आपको, अगर आप सनातनी हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, तो आप तुलसी को तो जल चढ़ाते होंगे, एकादशी का दिन छोड़कर। एकादशी को पूजा करते हैं, जल नहीं चढ़ाते, रविवार को नहीं चढ़ाते, चढ़ाते हैं ना? तो वही तुलसी में क्या चमत्कार है, ये प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया। मुझे पक्का पता है मैं बहुत बुद्धिमान नहीं हूँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, पर मुझे प्रभु ने अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है, इसलिए मेरे पास वो ज्ञान आता है जो किसी के पास नहीं है, ऊपर से बरसता है। तो तुलसी को क्या करना है, सही समय पे 12 बजे से पहले प्रार्थना करके पत्ते छोड़ो, और तुलसी का प्रयोग जब भी करना है, वो भगवान विष्णु को, राम को, कृष्ण को चढ़ाए बिना तुलसी का प्रयोग नहीं होता, आपको पता होगा। उनको अर्पित करके वो पत्ता लाओ, आकर अगर पौधा है तो उसके पत्ते के ऊपर एक पत्ता रगड़ दो और प्रार्थना कर दो, तुलसी माता इसको मोक्ष प्रदान करो, इसको ठीक कर दो। मैंने 5-6 साल बाद देखा, वो पौधा तो नॉन जीएम था, 5-6 साल बाद भी मुझे लगता था टेम्परेरी प्रभाव है, परमानेंट डीएनए बदल गया। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। उसके बाद दूसरा ऊंचा पेड़ है, साथ में चाकू लेकर जाओ, उसको थोड़ी सी छाल को खुरच कर उस पत्ता उस पर रगड़ दो तुलसी का, और प्रार्थना कर दो, ये नॉन जीएम हो जाए। यूपी के जो कंजर्वेटर फॉरेस्ट है, उनका नोएडा में यहीं पे बहुत बड़ा फार्म हाउस है, अपने उसमें ले गए वो मुझे, चारों ओर एरिका पाम लगा हुआ, चारों ओर। मैंने कहा क्यों लगाया, कहते साथ में बहुत बड़ी खदान चलती है, क्रशर चलता है, धूल आती है, इसके कारण रुक गया। मैं कही तो आपने बहुत बुरा पौधा लगा दिया, डिप्रेशन होता है इससे, कि अब क्या करें। मैंने तुलसी का पत्ता ले जाकर ऐसे एक पौधे पे लगाया, और मेरे लिए भी चमत्कार था, जहाँ तक पौधे आपस में स्पर्श हो रहे थे सब बदल गए, जहाँ बीच में गैप था वो नहीं बदला। उस पर फिर लगाया, डीएनए सबका बदल गया। अब सीक्रेट क्या है, रहस्य क्या है, ये समझिए। जिस पौधे के डीएनए को मानवीय प्रयास के द्वारा बिगाड़ा गया है, उसको यदि तुलसी का स्पर्श करेंगे तो अपने मूल रूप में वापस आ गया। इसलिए अगर आपको किसानों को, अब यूनिवर्सिटी वालों को तो पता ही, नवसारी में मैं गया, सारे पौधे वहाँ पे जितने बीज तैयार किए जा रहे हैं सारे जीएम थे, तो गुजरात में। तो आपको क्या करना है, तुलसी का शुभ मुहूर्त में मुट्ठा तोड़ो, सूखा हो, हरा हो, कैसा भी हो, उसके मोटे से भारी डंडे से बांधो, और आपका जो पानी बहकर जा रहा है उसमें उसको, तुलसी को डुबा के रख दो। जब आपके खेत में वो पानी पहुंचेगा, आपकी खड़ी फसल का डीएनए बदल जाएगा। आपको पता ही नहीं है जीएम है कि नहीं है। कपास है, बीटी कपास है ना आपकी, पूरा डीएनए बदल गया था। पानी एक फसल में कम से कम 3 बार ये पानी दे दो, उसका जो बीज आएगा वो नॉन जीएम होगा, और आप उसको खाकर बीमार नहीं होंगे। इतना सरल प्रयोग कोई बताएगा? जो पुरी के शंकराचार्य जी कहते हैं भारत के सबसे विद्वान शंकराचार्य जी है, मुझे उनके साथ रुकने का रायपुर में सौभाग्य मिला। जिस घर में मैं रुका था, जो मुझे वहाँ पे हैं मेरे अनुयायी, वहाँ पे उन्हीं के पास शंकराचार्य जी आके रुकते हैं। उनको उन्होंने कहा जी आपको दिखाया, मैं कोई जादू टोना है मैं नहीं देखता हूँ, कि नहीं जी ये तो तुलसी के ऊपर प्रयोग है। मैं उनको तुलसी के प्रयोग करके दिखाया कैसे डीएनए बदलता है, और आज तक उनको मेरा नाम नहीं याद, पर वो बोलते हैं वो पहाड़ी वैद्य एक आया था, वो ये प्रयोग करके दिखाता है। मेरा सौभाग्य
वो मुझे याद रखते हैं, तो ये तुलसी से कमाल हो जाएगा, डीएनए बदलेगा। आप देखिए जिन जिन कॉलोनियों में, जिन जिन टावर में, जिन जिन कॉम्प्लेक्स में ये स्ट्रेस है, आप हर पौधे में एक अभियान बना लो। एक और सरल तरीका बताता हूँ, अगर आप स्प्रे पंप एक ले लें, 1 लीटर का, 5 लीटर का, 15 लीटर का, 10-20 पत्ते मसल कर उसमें तुलसी के डाल दो और डालकर वो पौधे के ऊपर स्प्रे मारते जाओ। पूरे पौधे पे नहीं, उसकी एक टहनी पे 5-7 पत्तों पर प्रार्थना करते जाओ, तुलसी माता इसको ठीक कर दो, तुलसी माता इसको ठीक कर दो। आप देखोगे पूरी कॉलोनी में लोगों का स्वभाव तो बदल गया। आपके खिलाफ कितनी बड़ा खेल चल रहा है, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। अब ये करोड़ों पौधे जो हमारे, अब गुस्सा बहुत आता है जी मुझे इनके ऊपर, वैसे मैं गुस्सेबाज आदमी हूँ, इन वैज्ञानिकों के, इन मूर्खों के कारण करोड़ों पेड़ पौधे एग्जॉटिक लगा दिए। और कितनी मूर्खता की बात, फल वाले नहीं लगाने, आईएएस अधिकारी कर रहा है। हमारे एक मित्र है वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है ना, उसकी अपना इधर की लखनऊ की यूनिवर्सिटी है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके जो वाइस चांसलर हैं मेरे बड़े अच्छे प्रेमी हैं, तो थे वो वाइस चांसलर, अब तो रिटायर हो गए। उन्होंने मेरी बातें सुन कर उनको बड़ा विश्वास आ गया, तो बात ठीक कह रहे हैं। 200-400 पौधे ले आए और कॉलोनी में लगाने के लिए निकल पड़े। और वहाँ पे कर्नल वगैरह सब बड़े बड़े आदमी रहते हैं, वो आगे क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये जी मैं अच्छे पौधे लगा रहा हूँ, बंद करो ये लगाना पौधे, फलदार पौधे यहाँ पे नहीं लगाने। अब आप क्या करेंगे, वो कुलपति महोदय कहते हैं मैंने बंद कर दिया लगाना, कपूर साहब क्या करता मैं। तो इस तरह से हमारी बुद्धि के दरवाजे बंद हो गए हैं, हम ट्रैप हो गए हैं। अब बुद्धि के दरवाजे खोलो और समझो ये पौधे सब बदलने हैं। आप फल वाले पौधे लगाओ ना, और ये करोड़ों पौधे अपने फलदार लगे होते, लाखों लोगों को रोजगार मिलता, आपके पक्षी होते। आप देखो हमसे समझदार तो ये पक्षी हैं। आपने कभी इन पौधों के ऊपर कोई पक्षी बैठा हुआ देखा? तोता कभी कभी बैठ जाता है आकर, बाकी कोई पक्षी नहीं बैठता। फैशनेबल हमने ज्यादा लगा दिए हैं पेड़ ताकि हरा हरा दिखता रहे। वो हरा तो है, पर मैं कह रहा हूँ वो रावण है जो साधु के भेष वेश बदल में के है। आया हुआ। वो अब मैं नाम ले ही देता हूँ, अमेरिका की योजना है सारी ये, पूरे भारत को बीमार बनाना है, क्योंकि दुनिया की फार्मा कंपनी है जो है, ये सबसे बड़ा एक कॉन्स्पिरेटर ग्रुप है। इनको पूरे करोड़ों लोगों को बीमार बना के दवाई बेचनी है, तो इंतज़ार नहीं करते बीमार हो जाएंगे। ये लगभग 40-50 हज़ार लोगों का एक ग्रुप है, कोई कपड़े बनाने वाला, खिलौने बनाने वाला, फूड प्रोडक्ट बनाने वाले, सबका ग्रुप है। उसकी एक महिला इंचार्ज है, उसकी चेयरमैन है। कैसे सबको बीमार बनाना और कैसे डीपॉपुलेशन करना। वो मोदी जी के कारण के कई चीज़ें तो मोदी जी को पता ही नहीं ना है, चारों ओर एक्सपर्ट वही बैठे हैं जो उसी ग्रुप के लोग हैं। इसलिए हमारा, मैं कह रहा हूँ, एग्रीकल्चर, हेल्थ, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री, इसके बारे में मोदी जी के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, नीयत अच्छी है, उनको पता ही नहीं है क्या करना है। हमको मौका मिले हम सब कुछ बदल डालेंगे, हम करके दिखा देंगे कैसे आय दुगनी होती है किसान की, कैसे पेड़ पौधों से इनकम बरसती है। अभी तुलसी पे फिर से आते हैं। तुलसी भी कई किस्म की होती है, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, बड़े पत्ते, छोटे पत्ते, और भगवान न करे उसको भी जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया हो तो, जो आप कह रहे हैं। आपने पूछा कि तुलसी जो है, ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये भी जीएम हो सकती है ना, मॉडिफाइड। तो मैं नागपुर गया तो वहाँ पे ये श्यामा तुलसी लगी हुई थी, तो आदत है प्रणाम किया, मैंने थोड़े पत्ते लिए, जेब में रखूँगा, सूंघा, सुगंध थी ही नहीं। अब आप एक बात बताइए, जिनको ये पता है कि तुलसी उनकी किए किराए पे पानी फेर सकती है, उस तुलसी का डीएनए वो क्यों नहीं बदलेंगे? शायद आपको याद हो, पिछले 5-6 साल में तुलसी के ऊपर बहुत बीमारियाँ आई थी, खड़ी खड़ी तुलसी सूख गई। ऐसा लगातार 4-5 साल होता रहा। कोई वायरस उन्होंने ऐसा तैयार किया, क्या किया, कुछ तो किया उन्होंने, अब वो बंद हो गया होना। तो मैंने देखा तुलसी नकली आ गई है। तो आप कहेंगे पहचान क्या है? सुगंध मज़ेदार आ जाए तो तुलसी है। तो रगड़ते ही इतनी प्यारी महक होती है। रगड़े बिना जी, पौधे की निकट नाक ले जाओ, सुगंध आती है। तो आप कहते हैं 15-20 शायद 27 प्रकार की तुलसी दुनिया में मिली है अभी तक। कौन सी तुलसी ले, सारी काम करेगी, कोई भी, जंगली हो कोई हो। और उसमें जो एक मरवा है ना, मरवा की एक विशेषता है, उसमें एक जामुनी मंजरी वाला है, एक हरी मंजरी वाला है। मुरवा जानते हैं आप? जी जी। मुरवा एक ऐसा एकमात्र तुलसी की वो प्रकार है जिसको आप चबाकर सलाद में खा सकते हैं, और उसकी सुगंध इतनी मस्त होती है, अरे क्या बात है, मन प्रसन्न हो जाता है, स्ट्रेस लेवल तुरंत कम होता है वो।
और उसकी विशेषता है कि आप उसके पत्तों का रस निचोड़ कर तेज़ धूप में बैठकर नाक में टपका दो, माइग्रेन चला जाता है। उसको यूरोप में ड्रेसिंग में बहुत प्रयोग करते हैं। तो खूब पौधे लगाओ, उसको खूब प्रयोग करो। एक बहुत बड़ा सीक्रेट एक और आपको छोटा सा एपिसोड करना पड़ेगा, वो कौन से 4-5 काम करो जिससे आपको कभी बीमारी ना हो। तो इसके लिए एक छोटा सा आपको बनाना पड़ेगा, आज या कल जब भी बनाना है, जो निष्कर्ष निकाला है हमने। तो इन सर्दियों में करिए आप, वो भी आपको बताएंगे। तो तुलसी कोई भी हो। तुलसी का एक और चमत्कार बताऊँ। मेरा बेटा तब शायद 12-13 साल का था, तो मुझे किसी ज़रूरी काम से दूर जाना था। तब मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता था पीडब्ल्यूडी के। मेरा 1972 से ये आयुर्वेद का अध्ययन चल रहा है, अपने आप को ठीक करने के लिए। मुझे को बहुत बीमारियाँ थी बचपन से, लीवर ही ख़राब हो गया था। पता चला नहीं, माता पिता को, लाहौर से आए थे पिताजी, तो उनको इसकी समझ नहीं, तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी, आशा छोड़ दी थी बचने की। फिर भी भगवान ने काम लेना है, मैं जिंदा हूँ अभी तक। खैर, तो मैं गया वहाँ पे बहुत दूर, वहाँ से कोई 150 किलोमीटर घर से। बाद में फ़ोन आया पत्नी को, बेटे को अपेंडिक्स हो गया है, बड़े वाले बेटे को। तो मैंने बताया वहाँ पे, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उसके पास जाओ, हमारे फैमिली फ्रेंड है। दिखाया तो उन्होंने देखा दुखा, कहते जी ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा। मैं फ़ोन कर देता हूँ हॉस्पिटल में, मेरे दोस्त हैं, ऑपरेशन कर देंगे। फिर एक एमडी डॉक्टर है वहाँ पे, सिंगल एमपी सिंगल। मैं कहा वहाँ ले जाओ। उन्होंने देखा दुखा, कहा भी ये तो ऑपरेशन होगा, अब जब तक दर्द है तब तक नहीं होगा, मैं एंटीबायोटिक दे देता हूँ। वो एंटीबायोटिक लेकर घर आ गई। क्या करें? मैं कहा मैं कल आ रहा हूँ। मैं घर गया वापस, सर्दियों का मौसम था, सारे में तुलसी ढूंढी, कहीं नहीं तुलसी। हमारे पहाड़ में सर्दियों में सारी तुलसी मर जाती है। एक हमारे न्याजबो बोलते हैं, उसका ऊपर की मर्जी बहुत मोटी होती है, ज़बरदस्त सर्दी में भी पैदा होती है। वो मैंने देखा मेरे घर के डंगे पे लगी हुई थी। उसके पत्ते कितने, 15-20 पत्ते उसमें केवल। मैंने वो पत्ते तोड़े, प्रणाम करके तोड़कर उनको कूटा। कूट कर मुझे चाहिए थे एक मुट्ठी, पर इतने से मिले। कूट कर उनके ऊपर सेंधा नमक छिड़क कर उसके अपेंडिक्स के ऊपर चिपका दिया। सुबह तक उसकी दर्द चलेगी। एक दिन में एंटीबायोटिक। ये आप प्रयोग कर रहे थे या आप जानते थे इसके? एक सन्यासी ने लिखा है ये। अच्छा। प्रयोग पहली बार किया तो अब बेटा ठीक हो गया। 2-3 साल के बाद फिर उसकी वो दर्द उठ गई। फिर तो तुलसी भरपूर थी, हमने पूरी मुट्ठी भर कर लाए, कूटा, गर्म किया, तवे पे गर्म करके सेंधा नमक मिलाया और सहता या बांध दिया। अब मेरा बेटा शायद 44 साल का हो गया है, अभी तक तो उसके दर्द उठी नहीं है अपेंडिक्स की। वो ऑपरेशन करते हो, मॉडर्न मेडिकल साइंस ये कमाल कर सकता है, ये तुलसी से कमाल हुआ। मैं 2 अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा। हालांकि मैं जानता हूं कि आपको सुनता हूं, एक सवाल पे ही एक पॉडकास्ट हो सकता है मेरा, लेकिन पहला सवाल, वैज्ञानिकों के विषय में या दुर्भावना के विषय में आपने बहुत कुछ कहा, लेकिन हम जानते हैं कि समाज जो है वो वैज्ञानिक प्रयासों से आगे बढ़ता है, कई चीज़ें सकारात्मक भी होती हैं उसमें। हम ये जो चीज़ें हैं जिनको सन्यासियों ने लिखा या जो आयुर्वेद में संकलित हैं या हमारी परंपरा में संकलित हैं, इस पर कुछ वैज्ञानिक प्रयोग या विज्ञान सम्मत कार्य क्यों नहीं कर पाते हैं? या हो रहा हो तो मुझे बात ये है, भारत में अभी तक जो रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं वो सब खाना पूर्ति है। मेरी बहू ने भी पीएचडी किया है। एक तो ज़्यादातर जो गाइड हैं वो बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनकी नैतिकता ख़त्म हो गई है, जबकि हम सबसे ज़्यादा नैतिक अध्यापक को मानते थे। तो हमारे अध्यापकों की हालत ठीक नहीं है ना, नंबर 1। नंबर 2, वैज्ञानिक हैं, इनके बिना देश आगे कैसे बढ़ेगा? पर हमारे देश के तो 90% से ज़्यादा वैज्ञानिक हैं जो इसी प्रकार की पीएचडी है, उनको आता जाता कुछ नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको मान सम्मान अपना बचाना है तो उनके लिए ये निश्चित किया जाना चाहिए 1 साल में आप इतने रिसर्च पेपर देंगे, तो क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए। दूसरी बात, जिस विषय पे उन्होंने पीएचडी किया है वो विषय केवल वो होना चाहिए जिसको देश को ज़रूरत है। अब कुछ भी पीएचडी करते जा रहे हैं, देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। अब बताइए, अगर मैं ऐसा कहता हूँ उसमें बुराई क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर हमारे यहाँ बहुत चिंतन किया गया, लेकिन काम करने की जरूरत है। मेरी बहू का गाइड, नाम नहीं मैं बताऊंगा, 37 लाख रुपया वो पूरा ख़त्म कर गया, गायब कर गया बिना काम किए, क्योंकि मेरी बहू को पीएचडी करनी थी, सारा काम उससे करवा लिया। ये कर वो कर, उसको बेचारी को मैं तभी कह रहा हूँ ब्लैकमेल करते हैं, टॉर्चर करते हैं अपने बच्चों को। ऐसे बच्चे उनको श्रद्धा कैसे देंगे? और ऐसे अगर अध्यापक होंगे तो आगे विद्यार्थी कैसे होंगे? ठीक है, मैं समझ गया कि इन्हें जो जेन्युइन रिसर्च पेपर्स हैं उनकी ज़रूरत है, उनको 99% बेकार के पेपर हैं।
अब जो आपका इसरो वगैरह कर रहे हैं, ये सब लोग वो हैं जो सचमुच योग्य हैं। ये लोग हैं ना। आप बताइए यूनिवर्सिटी का योगदान क्या है? एक यूनिवर्सिटी बताइए उनका ये देश के लिए ये कंट्रीब्यूशन है। कुछ योगदान नहीं, जी। इतना पैसा बर्बाद हो रहा है। और जहाँ तक आपकी प्रमाण की बात है भारतीय, उसके ऊपर आप बताइए ना, जितने हमारे पुरानी परंपराएं हैं उनको विज्ञान आज समर्थन दे रहा है कि नहीं? अभी 500 काल तथाकथित इस देश के 500 वेटनरी साइंटिस्ट ने कहा मोदी को, सरकार को पैसा बर्बाद मत करो गौ विज्ञान के ऊपर, ये सब झूठ है, कुछ नहीं होता गोबर गौमूत्र, ये बेकार की बात है, देसी विदेशी कोई अलग नहीं होती। 500 ने कहा और खूब खबरें छपी। किसमें छपी? वामपंथियों के अखबारों में, खूब हाईलाइट किया। अब सच क्या है? वो वैज्ञानिक हैं क्या? मुझे लगता है वैज्ञानिक ही नहीं है, वो तो कहीं ले देकर बने होंगे, पीएचडी उन्होंने किया होगा। मैं आपको बताता हूँ, सन 14 में भारत सरकार के आयुष डिपार्टमेंट ने, हर्षवर्धन जी तब इसके स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके कहने से इन्होंने किया, गौ विज्ञान के ऊपर सेमिनार किया यहीं दिल्ली में विज्ञान भवन में। उसमें लोग तो कम आए, उनको लगता नहीं था। तो जो डायरेक्टर जनरल था उन्होंने स्टेज के ऊपर पता क्या बताया? हमें लगता था कि इसके ऊपर रिसर्च पेपर तो आएंगे ही नहीं। कहती अब तक 600 पेपर आ चुके हैं। हमने हाथ जोड़ दिए, लोगों ने अपने स्तर पे गोबर गौमूत्र पंचगव्य पर रिसर्च की है, इतने पेपर आ गए। और उस समय लगभग इतना मोटा, लगभग 3 किलो भारी कंपेडियम छपा। मैंने संभाल कर आज तक रखा है। भारत ने विश्व के देशों में गोबर गौमूत्र के ऊपर जो रिसर्च हुई है वो रेफरेंसेस उसमें हैं। पेपर तो उसमें 25-50 ही होंगे, वो रेफरेंस सैकड़ों है। दुनिया भर में गोबर गौमूत्र पर रिसर्च हुई है साहब। अमेरिका में पेटेंट मिली है भारत के नागपुर के गौ विज्ञान केंद्र को गौमूत्र के ऊपर। और फाइंडिंग क्या थी उसमें? सबसे बड़ी फाइंडिंग थी कि अगर गौमूत्र में, एक ही बात बता रहा हूँ आपको, हैं तो सैकड़ों बातें, एक बात, यदि आप गौमूत्र के साथ एलोपैथिक मेडिसिन लेंगे उसकी एफिकेसी बढ़ जाएगी 3 गुना से लेकर 7 गुना तक। यानी अगर आपको 700 मिलीग्राम दवाई लेनी है तो आप उसकी 100 मिलीग्राम दवाई लेंगे अगर, तो उसका असर हो जाएगा 700 मिलीग्राम के बराबर। एक बात। दूसरी बात, उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, केवल एलोपैथिक दवाई है जिसके साइड इफ़ेक्ट 100% होने ही हैं, और दुनिया की कोई पैथी नहीं है जो गारंटेड साइड इफ़ेक्ट हो। ये एलोपैथी ऐसी दवाई है, बाकी सैकड़ों पैथी उनमें ऐसा नहीं है। वो साइड इफ़ेक्ट उसके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे अगर आपने 2 चम्मच गौमूत्र, आर्किया गौमूत्र के साथ उसको लिया, देसी गाय के साथ। और क्या प्रमाण चाहिए आपको गाय के बारे में? ऐसे ही अनेक और भी है। एक और सवाल जो मैं आपसे कह रहा था, अंतिम सवाल ये कि हम ये आइडेंटिफाई कैसे करें? वैसे तो हर आदमी जिससे भी पूछेंगे वो अपनी बीमारियों का बड़ा लंबा बखान कर देगा, सब जानते हैं, लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम स्वस्थ नहीं हैं? ये नए साल का एक बड़ा रिजल्ट कि हमें स्वस्थ होना है, ये तो सोच लेते हैं, लेकिन आप हो कि नहीं हो ये भी तो पता कर लो आप पहले। पूरी दिल्ली में से एक आदमी मुझे ढूंढ के बताओ जो स्वस्थ है। हर आदमी मानता है, लेकिन ये दिमाग में ज़्यादा बैठी हुई बीमारी या हकीकत में हम बीमारी से आप ग्रस्त? खा ही गलत रहे हैं। आपका शरीर, आप बताइए कहाँ इसका निर्माण होता है, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है? गट में होती है। सौंदर्य आप क्रीमों से मांग रहे हैं, क्रीम से कैसे सुंदर हो जाएंगे? तो यहाँ बनता है, यहाँ आप उल्टा सीधा डाल रहे हैं। खाने के बाद आइसक्रीम खा रहे हैं, मरोगे नहीं तो क्या होगा? खाना कैसे पचेगा? कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, कॉफ़ी ले रहे हो, चाय ले रहे हो, और नकली दूध का पनीर और आइसक्रीम खा रहे हो, कैसे जियोगे? अभी तक आप जिंदा हैं, यही हैरानी की बात है। एक बार हमारे वहाँ पे, आज से शायद 15-20 साल पहले की बात होगी ये, वहाँ पे हमारे एक विद्या स्टोक्स, वहाँ की सबसे बड़ी ऑर्चर्डिस्ट, करोड़ों रुपए का सेब होता है उनका। और विद्या स्टोक्स वो हैं जिनके पिता सत्यानंद स्टोक्स जो ईसाईकरण करने भारत में आए थे, और वहाँ पे वो आर्य समाजी बन गए, और उसके बाद सत्यानंद स्टोक्स बन के आर्य समाज का प्रचार करने लगे। उनकी बेटी, तो उनकी बेटी की बात है, तब वो हमारी ऊर्जा मंत्री थी हिमाचल की। तो हम 2 लोगों को उन्होंने बोलने के लिए बुलाया वहाँ के जिलाधीश कार्यालय में, वो सभागार में बुला लिया, 20 मिनट का टाइम दिया। अब आपको पता है अभी 20 मिनट अपने लिए क्या है, तो मैंने तरीका निकाला। मैंने जाते उनसे पूछा संबोधित करने के बाद, मैं कहा मैडम ये बताइए, आज से मतलब 20 साल पहले मैंने पूछा, आज से 20 साल पहले, यानी 30-40 साल पहले आपके गाँव में कितने लोग बीमार थे? तुरंत बोली वो, उसकी दिमाग बहुत तेज़, उसका वृद्धावस्था में एक भी नहीं। यानी आज से 40 साल पहले या 45 साल पहले वो बोलती है हिमाचल के एक गांव में एक आदमी बीमार नहीं था। और आगे जोड़ा उन्होंने, कहते हैं न्यूज़ खबर होती थी उस गांव में वो आदमी बीमार हो गया, ये समाचार था।
मैंने दूसरा सवाल दाग दिया उनके ऊपर। मैं कहा ये बताइए, जहाँ शिमला में हम बैठे हैं कितने लोग बीमार नहीं हैं? एक भी नहीं है जो बीमार नहीं है। जवाब, कहाँ से कहाँ आपकी यात्रा होगी 40 साल में, कहाँ गड़बड़ हुई? आप आधुनिक हो गए। ये बड़ा गंभीर एक विषय पे आपने यानी बात। आपने अपनी जड़ों का साथ छोड़ दिया। आप भूल गए कैसे जीना, क्या खाना, क्या पीना। आप इसको समझ लीजिए। कैसे समझेंगे? हमारा ऑनलाइन कोर्स कर लो ना, हम आपको 5-6 दिन में सिखा देंगे। या फिर आकर ऑफलाइन हमारे साथ 5-6 दिन रहिए, हम आपको सिखा देंगे। बढ़िया आपको ऑर्गेनिक खिलाएंगे, पिलाएंगे और सिखा देंगे, वैद्य बना देंगे। जो हमारी बूढ़ी दादी नानी इलाज करती थी ना, मेरे हज़ारों शिष्य हैं जो खुद चिकित्सा करते हैं, हज़ारों शिष्य। आप कहेंगे 6 दिन में? जी कुछ ज़्यादा जटिल बीमारियों के लिए आपको फॉलोअप के लिए आना पड़ेगा, तो आप समय निकालिए। हम आपको जीना सिखा देंगे। क्या बात है, जीना सीखिए, ये लाइन है। और 2026 का आपका संकल्प भी ये होना चाहिए। स्वस्थ रहना है, बहुत सारे रेजोल्यूशंस हैं, लेकिन इस सब के बीच में हम ठीक तरीके से जी भी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। और ये सेहत जो है ना, ये सिर्फ शरीर की बात नहीं है, इससे इतर आपका जो मस्तिष्क है और शरीर सीधा जुड़ा हुआ है उससे, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान देना है। आपको नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। एक बात, छोटी सी बात और प्लीज बोलिए कहूँगा मैं ये कहूँगा, जो नोएडा में मेरे बहुत कोर्सेज हुए, वहाँ भी मैंने कहा, आज भी कहता हूँ, क्या बात, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो अच्छे समर्थ लोग हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, गाड़ी बंगला, पैसा, बैंक बैलेंस सब कुछ है, पर ज़रा प्यार से पूछता हूँ मैं, क्या आप सुखी हैं? क्या आप प्रसन्न हैं? आपके आसपास प्रसन्नता नाम की कोई चीज़ है? ये प्रसन्नता देंगे साहब हम आपको वो कला सिखाएंगे जिससे आप प्रसन्न रहना सीखेंगे। आपके अंदर से प्रसन्नता फूट फूट कर आएगी, बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी आपको शराब नहीं पीनी पड़ेगी प्रसन्न होने के लिए, नशा नहीं करना पड़ेगा। आप ऐसे ही मस्त और प्रसन्न रहेंगे। कमाओ खूब, आप समृद्ध बनो, देश समृद्ध बने, आपके कारण जीडीपी बढ़ती है ना, तभी तो मोदी जी कहेंगे हमारी जीडीपी 6 से ऊपर चली गई। तो वो सब करो, मगर प्रसन्न रहने की कला भी सीख लो, स्वस्थ रहने की कला भी सीख लो। प्रसन्न रहने की कला हमें सीखनी है, स्वस्थ रहने की कला सीखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके साथ जब भी चर्चा होती है वो अन्यत्र कई और सवालों के साथ में छूटती है, जो कि निश्चित ही जल्दी लिए जाएंगे आपसे उनके जवाब। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक बार फिर समय देने आपका भी धन्यवाद, और भाई आशुतोष जी का भी धन्यवाद, जो उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को चुन लिया, नहीं तो मुझे कौन पूछता है? उनको लगा कि ये कुछ अपने जैसा आदमी है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उनके लिए नव वर्ष के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर उनको खूब स्वास्थ्य दे, खूब सामर्थ्य दे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। अगले पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।